आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम जो है वो डिराइव करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन लॉ फॉर कार्टियन कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। जैसे कि शुरू में कहा था कि हम ट्रांसफॉर्मेशन लॉज जो है वो डिफ़ाइन करेंगे और विद द हेल्प ऑफ दोज ट्रांसफॉर्मेशन लॉज हम डेफिनीशन करेंगे टेंसर्स की, कि चाहे वो किसी ऑर्डर का भी टेंसर हो, उसको हम ट्रांसफॉर्मेशन लॉ के ज़रिए जो है वो डिफ़ाइन करेंगे। वेक्टर और स्केलर को तो आपको पता है डिफ़ाइन करने का, तो इसी तरह अब हम पहले वेक्टर के लिए ट्रांसफॉर्मेशन लॉ निकालेंगे, फिर टेंसर के लिए ट्रांसफॉर्मेशन लॉ निकालेंगे, फिर इन्हीं की हेल्प से जो है वी विल डिराइव ट्रांसफॉर्मेशन लॉज फॉर हायर ऑर्डर टेंसर, एंड विद द हेल्प ऑफ दोज ट्रांसफॉर्मेशन लॉज we can define a tensor of any order। तो वेक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन लॉ डिराइव करेंगे थॉरली, फिर टेंसर का करेंगे थॉरली, और फिर उससे हम जनरलाइज कर देंगे किसी भी ऑर्डर के टेंसर के लिए उस लॉ को, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन लॉ हमें मिलेगा। इससे स्टार्ट करते हैं। सपोज दैट वी हैव a vector A whose components are ai। ai components हैं किसके? वेक्टर A के विद रिस्पेक्ट टू बेसिस ei। तो अगर विद रिस्पेक्ट टू बेसिस ai कंपोनेंट्स हों तो उनको हम कैसे लिख सकते हैं? ये क्वेश्चन नंबर 1 में जो है वो लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 कि अगर आपके पास अगर एक वेक्टर हो a एंड इफ़ यू वांट इट्स ith कंपोनेंट, तो क्या करेंगे? सिंपली जो है वो जो भी आपने कंपोनेंट फाइंड करना है होगा विद द हेल्प ऑफ दैट आइगन बेस वेक्टर जो होगा। अगर i निकालना है तो ei से आप जो है वो डॉट लेंगे, तो यू विल हैव ith कंपोनेंट ऑफ दैट वेक्टर। यानी कि अगर सेकंड निकालना है तो यू विल हैव टू टेक द डॉट प्रोडक्ट ऑफ a विद e2। तो फर्स्ट निकालना है तो e1, थर्ड निकालना है तो e3। तो इन जनरल जो है वो ith लिख दिया इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 जिसको हम लिख रहे हैं। लेकिन ये किस विद रिस्पेक्ट टू बेसिस ei, विद रिस्पेक्ट टू बेसिस ei। और अगर यही वेक्टर हो और इसके कंपोनेंट्स लिखने हो विद रिस्पेक्ट टू बेसिस ei डैश, तो इक्वेशन नंबर 1 को देखते हुए हम ये लिख सकते हैं। यानी कि वेक्टर वही है, ए रहेगा, बेसिस चेंज हो गई हैं, डैश हो गई हैं, तो यहाँ पे डैश आ जाएगा यहाँ पे, और क्योंकि कंपोनेंट्स भी डैश हैं तो वो क्या हो जाएंगे? ए आई डैश। वेक्टर ए वही है, ए के ऊपर डैश नहीं डालना, वेक्टर वही है, कंपोनेंट्स उसके दूसरी बेसिस में है डैश में, जिसकी वजह से वो डैश भी वेक्टर कंपोनेंट्स हो गए हैं। अब हम ट्रांसफॉर्मेशन लॉ का क्या मतलब है? ट्रांसफॉर्मेशन लॉ का मतलब ये है कि वो ये कहता है कि ऐसा एक लॉ निकालें, बताएं, डिराइव करें जो कि हमें एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट्स में ले जाए। यानी कि एक कंपोनेंट्स का मतलब ये है कि अगर वो कंपोनेंट्स दी हों विद रिस्पेक्ट टू बेसिस ei, तो हम वो कंपोनेंट्स निकाल सकें जो हमें दी हों विद रिस्पेक्ट टू बेसिस ei डैश। यानी ai दिए हों विद रिस्पेक्ट टू बेसिस ei, तो हम निकाल सकें ai डैश विद रिस्पेक्ट टू बेसिस ei डैश, प्रोवाइडेड कि ei और ei डैश का जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है वो दिया हो, यानी कि प्रोवाइड किया हो, प्रोवाइड किया हो, आपके पास हो।
तो अब क्या करेंगे, ये चीज़ हमें पता है। पिछले लेक्चर में हम ये चीज़ देखी है ना, ई आई डैश इक्वल्स टू क्यू एम आई ई एम। तो ये चीज़ पता है, तो ये चीज़ हम इधर यूज़ करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। तो 2 को कैसे लिख सकते हैं, ए आई डैश इक्वल टू ए डॉट, इसकी जगह पे जो है वो क्या आ गया, क्यू एम आई। क्यू एम आई ई एम। तो ये कंपोनेंट्स हैं उसी मैट्रिक्स के, जो मैं कह रहा था कि हम जा सकते हैं ए आई से ए आई डैश, यानी रिलेशन निकालेंगे ए आई और ए आई डैश का। इफ़ यू हैव मैट्रिक्स क्यू, क्यू कौन सा, इफ़ यू हैव ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बिटवीन ई आई एंड ई आई डैश, यानी बेसिस का ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है वो आपको प्रोवाइड किया गया हो। ठीक है, प्रोवाइड करने का मतलब ये है कि बता दिया हो कि इस तरीके से वी आर ऑब्टेनिंग ई आई डैश फ्राम ई आई, जो भी आगे लिखा हो, बाय रोटेशन अबाउट ई वन एक्सेस, ई टू, ई थ्री एक्सेस विद दिस एंगल, जो भी वो हो। तो उससे जो आपका आ रहा है क्यू, उसके ये कंपोनेंट्स हैं। तो क्योंकि दीज कंपोनेंट्स आर स्केलर्स, so we can take these components outside and we can write these here, and dot will be left between a and a em, so it is a dot em। तो ये जो a dot em है, इसको अगर हम इक्वेशन नंबर 1 यूज़ करें तो it is am। ये जो इक्वेशन नंबर 3 है, this is your required transformation law। ये रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्मेशन लॉ है जो आपको बता रहा है कि आप अनप्राइम्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो आपके पास ए के कंपोनेंट्स दिए हुए हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन लॉ यू कैन राइट कंपोनेंट्स ऑफ दैट वेक्टर ए इन प्राइम्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। और वही जो बात फिर वही आ गई कि प्रोवाइडेड यू हैव, यानी ये आपके पास जो है वो ये क्यू हो, ये आपको जो है वो दिया हुआ हो। इफ़ यू हैव दिस क्यू मैट्रिक्स, जो आपको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएगा। ये क्यू दिया हो तो आप जो है वो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जा सकते हैं, और एक सिस्टम में जब जो वेक्टर के जो वेक्टर दिया हो उसी वेक्टर के कंपोनेंट्स दूसरे सिस्टम में लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन लॉ व्हिच इज गिवन बाय क्वेश्चन नंबर 3। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे ना तो ये ऐसे आएगा। ठीक है, याद रखें यहाँ पे ये वो एज इट इज़ क्यों नहीं आ रहा है, उसका ट्रांसपोज आ रहा है। कीप इन माइंड कि यहाँ पे ये ट्रांसपोज आ रहा है। तो सिंपली ये होता है कि ट्रांसपोज एक्ट करता है ए पे, तो आपके पास जो है वो रिजल्टेंट आ जाता है उसके कंपोनेंट्स ए के इन डैश सिस्टम। ये थोड़ी सी वजाहत की गई है कि इस पेयर्स में क्या फ़र्क है। दोनों ही एक ही वेक्टर के मैट्रिक्स हैं, कॉलम मैट्रिक्स है ये भी और ये भी। सिर्फ फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है कि दिस इज़ विद रिस्पेक्ट टू बेसिस ई आई डैश एंड दिस इज़ विद रिस्पेक्ट टू बेसिस ई आई, इतना सा फ़र्क है। ठीक है, लेकिन इस तरह की चीज़ लिखी हो तो इसका और मतलब होता है, इसका और मतलब होता है। ठीक है, ये देखना डैश ये अंदर आया है, ये डैश बाहर है, बस ये थोड़ा सा ख्याल रखना है।
ठीक है, ये इजाफी जो है इंफॉर्मेशन थोड़ी सी दी हुई है कि ये जो नोटेशन दैट वी आर यूजिंग उसको थोड़ा सा ख्याल रखना कि डैश बाहर है तो उसी वेक्टर का वो मैट्रिक्स है, ठीक है, सिंपली विद रिस्पेक्ट टू बेसिस डैश। लेकिन ऐसे लिखा हुआ है तो ये इसका मतलब ये है कि ये कोई टेंसर जो है वो इस ए पे एक्ट कर रहा है और न्यू वेक्टर हमें मिल रहा है उसी बेसिस में। लेकिन लिखा हुआ है इट मीन्स दैट दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ द ट्रांसफॉर्म्ड वेक्टर ऑफ अ ट्रांसफॉर्म वेक्टर ऑफ ए। ये इस ए का मतलब वो सिंपल ए नहीं है, इस ए का मतलब मैट्रिक्स ए है थ्रू क्यू टी, यानी वो जैसे लिखते हैं ना बी इज इक्वल टू टी ए, बी इज इक्वल टू टी ए। तो यहाँ पे बी जो है वो ये है और टी की जगह ये पूरा है जो उस पर एक्ट कर रहा है, और नया में जो है वो ए पे एक्ट कर रहा है, नया बी मिल रहा है उसी बेसिस के अंदर रह के, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है वो बेसिस चेंज कर रहा है, ठीक है, वेक्टर वही है, कंपोनेंट्स उसके एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जा रहे हैं। और ये अब आपको वो रिवर्स प्रोसेस यानी कि प्राइम से अनप्राइम में, ये प्राइम से अनप्राइम में लिखा हुआ, वो पहला प्राइम अनप्राइम से प्राइम में, यहाँ से जो है वो प्राइम से अनप्राइम में, ये जैसे मल्टीप्लाई किया ना इसको दोनों साइड से क्यू, क्योंकि ये ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन होल्ड करता है तो यहाँ पे आई आ जाएगा, तो ये इस तरह आ जाएगा, यहाँ पे आई आ जाएगा दोबारा ए, और ये आई और ए दोबारा जो है वो आपका ए आ जाएगा। तो इसको ऐसे हम लिख सकते हैं 5 से 6 में कंपोनेंट्स की फॉर्म में, यहाँ पे m आएगा, ठीक है, ये आई नहीं है, यहाँ पे जो है वो m आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 में। तो आगे ये एग्जांपल है, एग्जांपल में क्या है जी कि ये कंपोनेंट्स दिए हुए हैं 2 0 0 किसी वेक्टर ए के विद रिस्पेक्ट टू बेसिस ई आई, तो उसके साथ लिख सकते हैं ना ए इज इक्वल टू 2e1, कोई मसला तो नहीं है ना। 3 और 2 सेकंड एंड थर्ड 0 हैं, ए इज इक्वल टू जो है वो 2e1। तो कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं इसी वेक्टर के विद रिस्पेक्ट टू बेसिस ई आई डैश। और जिस तरह मैं वो कह रहा था ना कि आगे प्रोवाइड क्या हो गया होगा क्यू, यू इफ़ यू हैव क्यू, इफ़ क्यू इज़ प्रोवाइडेड, तो वो क्यू कैसे यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है कि आपको वो दे दी जाती है ट्रांसफॉर्मेशन कि कैसे ई आई और ई आई डैश आपस में जो है वो मिल रहे हैं, कैसे ई आई ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं ई आई डैश में, यानी कैसी बेसिस जो है वो हो रही हैं। जहाँ पे लिखा हुआ है दैट वी आर ऑब्टेनिंग दिस ई आई डैश, लिखा हुआ है ई आई डैश आर ऑब्टेन्ड बाय अ 90 डिग्री रोटेशन काउंटर क्लॉकवाइज अबाउट E3 एक्सिस। ये बना हुआ है x1 एक्सिस, x2 एक्सिस, E1 इधर होगा, E2 उधर होगा। अब जो ई आई डैश है वो सिस्टम कैसे आ रहा है, इसको अब x1 x2 को रोटेट करना है 90 डिग्री पे, तो x1 रोटेट करेगा, यहाँ से रोटेट करते करता एग्जैक्टली 90 डिग्री यहाँ तक पूरी होगी तो x2 के पैरेलल हो जाएगा, x2 करेगा तो वो इधर आ जाएगा। इसका मतलब है x1 डैश इधर हो गया है ना x2 के पैरेलल, इसका मतलब है E1 डैश इधर आ गया है, तो E2 डैश इधर आ गया है क्योंकि x2 डैश इधर है। तो ये चीज़ वैसे जहाँ से लिख ली है कि E1 डैश जो है क्योंकि वो E2 के पैरेलल है सीधी सीधी E2 ही आ जाएगी, और E2 डैश जो है आपकी वो अगर आप देखें तो माइनस E1 के पैरेलल है ना, ये E1 होती है तो लेफ़्ट साइड इसकी बिल्कुल 180 पे जो है वो माइनस E1 होती है। तो E3 डैश इज इक्वल टू E3 डैश ही होगा क्योंकि जो है रोटेशन जो है वी आर टेकिंग रोटेशन अबाउट E3 एक्सिस, तो ये चेंज नहीं होगा।
अगर इस तरह जैसे मैंने बताया इस तरह लिखना है, जिस तरह लिख लें, या जो आपको यूजली बताया हुआ है वो मैट्रिक्स क्यू, ठीक है, उस तरह लिख लें। वो क्या होता है, ई वन डैश जो है वो जो लिखा होता है ई वन इंटू कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन जो है वो ई वन एंड ई वन डैश, वो पूरा फिर आगे फिर प्लस ई टू कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन जो है वो ई टू एंड ई वन डैश, उस तरह जो करना है ना सारा, वो पहले जो प्रोसेस किया है तो उस तरह ये तीनों आ जाएंगी। यहाँ ये जिस तरह अभी मैं बता रहा हूँ, ये जो है वो ज्योमेट्री सी बना के तो आप डायरेक्टली भी जो है वो यू कैन राइट दिस थिंग। तो क्यू आ जाएगा आपका सिंपल। तो कोई क्यू आप ये वहाँ से भी लिख सकते हैं, कोसाइन थीटा जैसे होता है ना, यहाँ पे कोसाइन थीटा होता है। अच्छा, फिर जो है वो यहाँ पे साइन थीटा होता है, यहाँ पे जो है वो ज़ीरो होता है, यहाँ पे माइनस साइन थीटा होता है, यहाँ पे कोसाइन थीटा होता है, यहाँ पे ज़ीरो होता है, यहाँ पे 0 0 1 होता है। तो उससे भी थीटा अगर 90 डालें तो ये डायरेक्ट आपके पास क्यू आ जाएगा, विच इज़ रिक्वायर्ड। ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन लॉ है सिंपल। इसका ट्रांसपोज यूज़ करना होगा इधर, और सिंपल ये लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डैश बेसिस में देखें ना, ए इज इक्वल टू 0 ई वन डैश डैश। इस ए पे देखें मैंने डैश नहीं डाला, समझ आ रही बात की, ए पे डैश नहीं डाला, डैश बेसिस के ऊपर है और कंपोनेंट्स के ऊपर है। ए वन डैश 0 है, ए टू डैश -2 है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ए वन डैश 0 है, ए टू डैश 0 -2 है, ए थ्री डैश 0 है। तो ये बन जाता है ए इज इक्वल टू -2 ई टू डैश। इस ए पे डैश नहीं डालना, इस ए के ऊपर डैश नहीं डालना। ये वही ए है जो विद रिस्पेक्ट टू जिसके कंपोनेंट्स पहले हमें विद रिस्पेक्ट टू बेसिस ई आई दिए हुए हैं, और यहाँ पे इसको इस ए को लिखा है विद रिस्पेक्ट टू बेसिस जो है वो ई आई डैश। ठीक है जी। ये फिर आगे सारा कहा गया है कि ये आप जो है ना दोबारा इस चीज़ को करें, जो है वो ये एंगल लेके ना अपनी प्रैक्टिस के लिए, क्यू डिफरेंट आएंगे तो डिफरेंट मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये एक और एग्जांपल है, ए चेंज किया हुआ है इसमें, और देखते हैं कि डैश और अन डैश में जो है वो कैसे हम जा रहे हैं। ये क्या कहा गया है जी, वो कहता है जी ए आई डैश जो है वो दीज कैन बी ऑब्टेन्ड बाय रोटेटिंग अबाउट ई थ्री एक्सिस विद एन एंगल 30 डिग्री। 30 डिग्री से रोटेट करवाना है, फिर वो जो ऐसी रोटेशन हो रही है, विद द हेल्प ऑफ दिस वी विल हैव आर क्यू। तो ये फिर क्या निकालना है, उसके बाद फिर हमने जो है वो इस ए के जो है वो कंपोनेंट्स निकालने हैं विद रिस्पेक्ट बेसिस ई आई डैश। तो ये वो सिंपल सा तरीका है, कोई इतने वो इसमें वो लॉजिक नहीं है। ये डायरेक्टली क्यू जैसे मैं वो कह रहा था ना कि कोसाइन थीटा माइनस साइन थीटा 0 साइन थीटा कोसाइन थीटा 0 0 0 1, ये किसके लिए, दिस इज व्हेन वी आर टेकिंग द रोटेशन अबाउट x3 एक्सिस। ये आपको पता है, अगर x1 एक्सिस करेंगे तो फिर ये जो है इस क्यू की फॉर्म क्या होगी, x2 एक्सिस की करेंगे तो फिर इस क्यू की फॉर्म क्या होगी। तो सिंपली थीटा जो है 30 डिग्री रखें तो इसको सिंपली करें तो ये आपके पास ये चीज़ आ जाती है। ट्रांसपोज इसका ये आ गया। तो इधर आप इसको जो है वो सिंपली रखेंगे यहाँ पे, तो ये आपके पास ये ट्रांसपोज ये क्यू, और वापस ये आपके पास आ गया जी 0 0, जी आ गया इज इक्वल टू 2 E1 डैश, तो ए इज इक्वल टू 2 E1 डैश। तो पहले ए ये था √310 और अब ये ए आ गया 2 E1 डैश। आप लोगों ने एक काम करना है कि आप लोगों ने ज्योमेट्री ड्रा करनी है भाई। इसकी ज्योमेट्री के लिए आपने देखना है ए और ए विद रिस्पेक्ट बेसिस ई आई एंड ए विद रिस्पेक्ट बेसिस ई आई डैश कहाँ जो है वो लाई करते हैं। ठीक है, जिस तरह मैंने बताया था ना पॉइंट पी कैसे जो है वो जो है वो हम लिखते हैं ई विद रिस्पेक्ट बेसिस ई आई और विद रिस्पेक्ट बेसिस ई आई डैश।
तो इसी तरह इसकी भी जो है वो देखना है ए कहाँ पे आप लिख सकते हैं और ए आई डैश कहाँ पे है, और ए का मतलब ए विद रिस्पेक्ट बेसिस ई आई कहाँ पे लिख सकते हैं, कैसे जो है वो इस तरह ज्योमेट्री में ड्रा करेंगे, इसकी ज्योमेट्री बनाएंगे इस तरह एक्सेस ड्रा करके, और कैसे जो है उसी ए की कंपोनेंट्स लिखने होंगे जब विद रिस्पेक्ट टू ई आई डैश, और वो जो है दोबारा आप कहाँ पे जो है वो ड्रा करेंगे उसी के ऊपर। तो ये आप लोगों ने देखना है। तो बाकी ये हमने डिराइव किया है ट्रांसफॉर्मेशन लॉ, फिर इसको मज़ीद जब टेंसर का भी डिराइव कर लेंगे ना, फिर इनको देखेंगे मिलाएंगे कि कैसे जो है वो क्या फ़र्क आ रहा है इनमें ना। तो अभी तो आप लोग देखते हैं कि सिंपल 3 जो है सिंपल सा है, वो बस सिर्फ एक याद रखें कि इधर डैश है ना, तो इसका ये आई इधर है ना जो फिक्स फ्री कंपोनेंट है, फ्री इंडेक्स है, तो राइट साइड पे जो आई है वो क्यू की सेकंड पोजीशन पे है, और एम डमी जो है वो एम क्यू की फर्स्ट पोजीशन पे है क्यू के साथ। जब सब्सिक्वेंस में लिखते हैं इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इसी चीज़ को हम जनरलाइज करेंगे, ऐसे मर्जी नहीं चलेगी इधर आई आ गया तो ये हो जाएगा गलत, फिर वो वापस जो है वो आ जाता है, यानी यहाँ पे अगर ट्रांसपोज आ रहा है ना तो वो ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज वापस क्यू के कंपोनेंट्स आ जाएंगे, ठीक है, तो हो जाएगा ये गलत है। तो ये सिंपली जो है ना इसी तरह जाता है, 1 लिखेंगे ना तो इधर आ जाएगा 1, तो फिर आपके एम पे सबमिशन है ना 1 फिर 2 फिर जो है ये वाला फिर 3, जैसे जिस साथ साथ आ रहे हैं कंपोनेंट्स। तो सिंपली उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा था। अच्छा चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।